अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, हमारे नॉवेल्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे। कल मैंने रोज़ाना ज़िंदा की न्यू एपिसोड्स भी दी थी, आज भी दूंगी। आज कोशिश है दोपहर में भी दूँ, और वैसे ये एपिसोड तो आप लोग रात को पढ़ेंगे तो दोपहर को आपको रोज़ाना ज़िंदा की कुछ एपिसोड्स मिलेंगी और कुछ रात को भी मिलेंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे मैं काफ़ी अर्से से जो है ना सही से लगा नहीं रही थी वीडियोस, जिसकी वजह से ना चैनल की रीच मुतासिर हुई है। तो आप लोगों से ढेर सारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ने चैनल की रीच को बेहतर करना है। कमेंट्स सबसे अच्छा ज़रिया होते हैं चैनल की रीच को बढ़ाने का, तो कमेंट्स लाजमी किया करें, दिल ना भी करे तब भी कर दिया करें कमेंट, और तो इससे जो है मेरे चैनल की रीच बेहतर हो जाएगी। और अना से फना देखें, मैंने आप लोगों के लिए इतने पुरजोर स्टार पे वापस से शुरू किया है, तो आपने इस नावल पे ढेर सारे कमेंट करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। चलें जल्दी से अब बढ़ते हैं, देर नहीं करती, बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नावल का नाम है अना से फना तक, एपिसोड नंबर है 34 और राइटर है इसकी ईमन रज़ा। जाना, होश में आओ, मेहरान भाई सिर्फ कोमा में गए हैं, अभी भी वो ठीक हो सकते हैं। अगर तुम अपनी मोहब्बत और बातों से उन्हें एहसास दिलाओ तो वो ज़रूर लौट आएंगे। उम्मीद ने उसे अपनी तरफ पलटते हुए कहा तो वो यकटिक उसे देखे गई, जैसे उसकी बात को समझने की कोशिश कर रही हो, और फिर जैसे एहसासात पर जमी बर्फ पिघल गई थी। हाँ, मैं करूँगी उनको ठीक, मैं उनको वापस लाऊंगी, मैं उन्हें उनकी मोहब्बत याद दिलाऊंगी। और तुम निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल तक से नफरत हो रही है, तुम्हारे वजूद से नफरत हो रही है। मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अब वैसे भी मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहा। तुम तमाम हुकूक खो चुके हो, और अब जो इन हुकूक का मालिक है वही मेरा सब कुछ है। जाना अटल लफ्जों में कहती हुई हमदान को धक्के देकर बाहर निकाल चुकी थी, जबकि उम्मीद और बारबीना ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराती हुई नजरों से देखा था। वो अपना मकसद पा चुकी थी, जाना को एहसास दिलाना था और वो दिला चुकी थी। उन दोनों की वापसी हो रही थी, बारबीना की जुन्नून उसामा के साथ, जबकि उम्मीद की यारिक शाह के साथ। यारिक शाह ने उम्मीद को बारबीना से मिलने नहीं दिया था, क्योंकि वो अब भी उसकी बातों पर गुस्सा था। वो तो अच्छा था, उम्मीद ने पहले ही बारबीना का नंबर याद कर लिया था, वो जब चाहे उसे फोन पर बात कर सकती थी, मगर उसके लिए उसे किसी अहम मौके की तलाश थी जो उसे जल्द मुयस्सर नहीं आना था। ये क्या तरीका है यारिक शाह, मुझे बारबीना से मिलना था और तुम मुझे ऐसे ही ले आए। उम्मीद उसे घूरती हुई बोली तो वो उसे खामोश नजरों से देखने लगा था। शायद तुम भूल रही हो शेरनी कि तुम यहाँ मेरी मर्जी से आई थी और जा भी मेरी मर्जी से ही रही हो। यहाँ हुक्म तुम्हारा नहीं मेरा चलेगा, और अभी तो बहुत से ऐसे राज हैं जिन पर पर्दा है। आखिर कौन कौन सी हकीकत तुमने छुपा रखी है अपने भाई की तरह? यारिक शाह उसको देखते हुए तंजिया लहजे में बोला तो उम्मीद ने उसकी तरफ तुंधी निगाहों से देखा था। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे उस शख्स की बहन मत कहा करो, नहीं हूं मैं उसकी बहन, लेकिन तुम उसका किए की सजा तो भुगत रही हो ना। अगर तुम उसकी बहन नहीं हो तो फिर क्यों आई यहाँ बदले में? तुम जो भी कह लो लड़की, तुम्हारे कुछ भी कहने से हकीकत नहीं बदलेगी कि तुम दोनों का खून तो एक ही है ना। धोखा देना तुम्हारी फितरत में शामिल है। यारिक शाह की बात का इशारा उस तरफ था जब उम्मीद ने बारबीना को मुस्तफ़ा के बारे में दरियाफ्त करने से रोका था, और यही चीज़ यारिक शाह के दिल में गड़ कर रह गई थी कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जो उम्मीद उससे छुपाए बैठी है। उसकी बात पर उम्मीद तीखे लहजे में बोली,
اول تو مجھے یہاں زبردستی لایا گیا ہے، میں خود اپنی رضامندی سے نہیں آئی، اور دوسری بات، مجھ پر تہمت لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو یارک شاہ، دھوکہ کون کس کو دے رہا ہے۔ میں جیسی بھی صحیح، تمہاری طرح زانی اور قاتل تو بالکل بھی نہیں۔ امید ایک ایک لفظ چباتی ہوئی بولتی یارک شاہ کو انگاروں پر گھسیٹ گئی تھی، جو حویلی کے قریب ہی پہنچ چکا تھا۔ اس کی بات سن کر غضب بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں زانی ہوں، میں قاتل ہوں، مجھ سے صفاق تو اس دنیا میں کوئی نہیں، تو پھر تمہیں اپنے صفاق ہونے کا اصل چہرہ دکھاتا ہوں۔ اترو، اترو میری گاڑی سے ابھی کے ابھی، فوراً اترو۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اتنی رات کو میں اس سنسان جگہ پر کیا کروں گی؟ امید ایک دم سے اس کی بات پر بوکھلا گئی تھی۔ رات کو چاروں طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا اور یہ شخص تھا کہ اسے یوں دربدر کرنے کے چکروں میں تھا۔ اس سے کسی اچھے کی امید تو امید کو پہلے بھی نہیں تھی، مگر جو اب وہ کرنے والا تھا وہ یقیناً بہت برا تھا۔ اس کی بات سنے بغیر یارک شاہ گاڑی سے اترا اور اسے کھینچ کے نکالتے ہوئے زمین پر پٹکا تھا کہ وہ کرراہ کر رہ گئی۔ کنکر اس کی ہتھیلیوں میں چپ گئے تھے اور بازو بری طرح چھل چکے تھے۔ یہاں سے چل کر آ جانا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ زبان تب بھی اتنی تیزی سے چلتی ہے یا نہیں۔ وہ اسے دیکھتا ہوا تمسخر سے کہتا ہوا وہاں سے گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا تھا، جبکہ وہ اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی تھی۔ اسے مصطفیٰ کی آج شدت سے یاد آئی تھی، جو کبھی اسے بیچ راہ میں تنہا نہیں چھوڑتا تھا، مگر اب اس کی قسمت میں ایک سنگدل اور صفاق شخص کا ساتھ لکھ دیا گیا تھا۔ آخر وہ کیسے نہ مصطفیٰ کو یاد کرتی، جو اس کی ہر چوٹ پر دوڑا چلا آتا تھا، مگر آج وہ کہاں تھا؟ اس نے کراہ کے اٹھتے دور جاتی دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھا اور لڑکھڑا کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی وہاں جانے کے لیے۔ اسے یہ راستہ یاد تھا، جانا تو سیدھ میں ہی تھا، مگر اس سنسان اطراف میں جنگل سے گھرے خاردار راستے پر چلنے میں اسے حد درجہ دشواری آ رہی تھی۔ اللہ تم سے پوری طرح حساب لے یارک شاہ۔ جنگلی، سن کی وڈیرے، القابات میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ دور سے جانوروں کی خوفناک آوازیں آ رہی تھی، جو اس کو اور خوف میں مبتلا کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ تمہارا تو قتل بھی مجھ پر واجب ہے، وہ ایک ایک لفظ شدت سے دانت پیس کر ادا کرتی، درد سے بوجھل ہوتے قدموں سمیت چل رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد اسے اپنے پیچھے آہٹ کا احساس ہوا تھا، جس کے باعث اس کے قدموں کے چلنے میں تیزی آ گئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ پیچھے کون ہے۔ اتنی رات کو بھلا کون ہو سکتا تھا اس کے پیچھے؟ وہ محسوس کر سکتی کہ جس تیزی سے اس کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، اسی تیزی سے اس کے پیچھے موجود شخص بھی اپنی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے بھاگنے کے باعث اس کی سانس پھول چکی تھی۔ وہ تیز تیز بھاگنے لگی تھی، مگر جب اسے احساس ہوا کہ پیچھے موجود شخص انتہائی قریب پہنچ چکا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں کوئی شخص موجود نہیں تھا، بلکہ ایک کالے رنگ کا کتا تھا، مگر اس کو دیکھ کر اس کا رہا سانس بھی سینے میں اٹک چکا تھا اور وہ خوف سے سفید پڑ چکی تھی۔ اس کی بس یہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب اس نے پلٹ کر سر پر دوڑنا شروع کر دیا تھا، اور وہ کتا جو اسے دیکھ کر خود بھی رک چکا تھا، اس کے بھاگنے پر وہ بھی بھاؤ بھاؤ کرتا ہوا اس کے پیچھے بھاگنے لگا تھا۔ ہائے اللہ جی، آپ نے یہ سارے منحوس کتے میری ہی قسمت میں کیوں لکھ دیے ہیں؟ کتا اس کے قریب ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر جیسے ہی امید کی نظر سامنے سے نظر آتی حویلی پر پڑی،
उसकी थोड़ी सांसें बहाल हुई थी और उसकी रफ्तार में और तेजी आई थी, यहाँ तक कि वो सामने से आते हुए उमैर से टकरा गई थी। एक जोरदार चीख के साथ वो उमैर से टकराती हुई जमीन बोस होने लगी थी, मगर उससे पहले ही उमैर उसको थाम चुका था और हैरत से फटी आंखों से उसकी हालत को मुलाहिजा करने लगा था जो उस वक्त उसके गिर्द फैली हुई थी। ये सब क्या है और ये कहाँ से आया और आप इस हालत में कैसे? वो एक के बाद एक सवालात करता चला गया, जबकि वो डर के मारे उसके पीछे उसका कुर्ता जकड़े छुपी हुई थी। कुत्ता हुनूस भाव भाव कर रहा था, जिसे उमैर ने एक फायर करके डरा कर भगा दिया था, जिसके बाइस उम्मीद की अटकी हुई सांसें बहाल हुई थी और वो एकदम घुटनों पर हाथ रखकर जमीन पर ही बैठ गई थी और गहरे गहरे सांस भरने लगी थी। आपने बताया नहीं क्या हुआ है आपके साथ, और ये कुत्ता आपके पीछे कैसे लग गया? आप तो यारिक के साथ गई थी ना, फिर इस हालत में कैसे पहुंची? उमैर परेशानी से उसे देखते हुए बोला, जबकि पीछे से आते हुए यारिक शाह के चेहरे पर मकरूह हंसी देखते हुए उम्मीद का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच चुका था, जबकि उस पर कहर भरी निगाहें टिकाती वो उमैर से बोली थी, कुछ नहीं उमैर भाई, आज सुबह से ही कुत्तों से वास्ता पड़ रहा है। आज का दिन भी खराब था, सारा दिन कुत्तों की संगत में ही गुजरा। वो एक एक लफ्ज चबाते हुए बोली तो यारिक शाह का उसकी बात पर चेहरा लहू छलकाने को हुआ था गुस्से से। वो पसे पर्दा उसे कुत्ता कह रही थी, ये बात तो वो अच्छी तरह जान चुका था और कसकर मुट्ठियां भींचता हुआ वो उसकी तरफ बढ़ा था, जबकि उमैर नासमझी से यारिक शाह को अपने करीब आते देख रहा था। बहुत गलत किया है तुमने, बहुत गलत, मेहरान के साथ भी और हमारे साथ भी। तुमने सब कुछ जानते हुए भी हमें धोखे में रखा। आखिर क्यों नहीं बताया कि वो जाना अपने कज़न से मोहब्बत करती थी, मेहरान से नहीं? कितना दुख हुआ होगा मेरे दोस्त को जब उसे इस हकीकत का पता चला होगा। जुनून उसामा एक एक लफ्ज चबाकर अदा करता हुआ बारबीना को कहर भरी निगाहों से देखने लगा था, जो उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। निकली ना तुम भी झूठ बोलकर बातें छुपाने वाली धोखेबाज। मगर उसके इस तंज पर वो खामोश ना रह पाई थी। छुप कर कार्रवाइयां तुम करता है और धोखेबाज हम हो गया। बड़ा दोगला है तुम मर्द, कभी अपना गलती तस्लीम नहीं करता, ये जानते बूझते कि तुम गलत है, फिर भी खुद को सच्चाई का देवता मानता है। हाँ, हमने तुमसे छुपाया कि जाना मेहरान भाई से नहीं बल्कि हमदान से मोहब्बत करता था, मगर वो सब उसका मादी था, उसका हाल नहीं। और हम जानता था कि मेहरान भाई उससे इतनी शदीद मोहब्बत करता है कि उसके माजी का मोहब्बत भुला देता। मगर तुम उन मोहब्बत की बातों को क्या समझेगा जिसने आज तक सच्ची मोहब्बत की ही नहीं है, जो सिर्फ दिल लगी करना जानता है। तो बेहतर है अपना मुंह बंद रखो और हमारा मीटर मत घुमाओ। बारबीना भी एक के बाद एक पत्थर झड़ती हुई गुस्से से उसे देखती एक ही बार में अपने दिल की भड़ास निकाल कर अब शीशे के पार देखने लगी थी और गाड़ी रुकते ही बाहर निकली थी, जबकि जुनून उसामा का मीटर अब शॉर्ट हो चुका था। इधर आओ ना जरा, जा कहाँ रही हो? जरा अपनी इस बकवास का मतलब तो समझाओ मुझे। आखिर समझते क्या हो तुम अपने आप को? आखिर किस चीज़ का गुरूर है तुम्हें? है क्या तुम में जब मुझसे ज़ुबान लड़ाती हो? जुनून उसामा से हो कौन तुम? वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए तज़हीक आमेज़ लहजे आंखों में सुर्ख निगाहें डालते हुए बोला तो बारबीना के लबों पर तमस्कुराना मुस्कुराहट आई थी। हमको तो याद है, मगर शायद तुम बार बार भूल जाता है कि हम तुम्हारा बीवी है और ये गुरूर तुम्हारा बीवी पर ही जचता है। फिर चाहे तुम्हारा बीवी अनचाही क्यों ना हो। वो उसे जलाकर खाक करते हुए अंदर जा चुकी थी, जबकि वो भी पेचुकताप खाता हुआ उसके पीछे ही बढ़ा था कि उसे सजा दे सके।